हेलो गाइड, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि आज एक टॉपिक चालू करने वाला हूं और यह टॉपिक 11th वालों के लिए, बीबीए वालों के लिए, बीकॉम वालों के लिए, एमबीए वाले के लिए, सीए फाउंडेशन वालों के लिए, आईपीसीसी वालों के लिए यार बहुत ज्यादा खास है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, किसी भी कॉमर्स फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो यार, इन्वेंट्री पढ़ना ही पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट है टॉपिक, अच्छे से समझिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर होगा। और स्टूडेंट कंफ्यूजिंग भी रहते हैं। चैप्टर का नाम है आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए यार तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वीडियो, सारे कंटेंट प्रॉपर मिलेंगे। ठीक है, चलते आज के टॉपिक की तरफ बच्चे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इन्वेंट्री होता क्या है। देखिए यार, अगर जो भी कंज्यूमेबल गुड्स हम लोग अभी यूज कर रहे हैं हमारे आसपास, चाहे या हमारा पेन ही क्यों ना हो, चाहे मोबाइल फोन क्यों ना हो, या फिर अगर कोई फूडिंग, पिज्जा, चिकन टिक्का या कुछ भी अगर हो रहा है, चाहे वह खाने वाला गुड्स है या फिर अगर बात करते वेयर गुड्स जैसा कोई वॉच हो गया, क्लॉथ हो गया, तो कोई भी गुड्स, वह सारे आपके इन्वेंट्रीज होते हैं, स्टॉक, जिसका डीलिंग करके, जिसे बेचकर एक शॉपकीपर, एक आपके ट्रेडर पैसा को अर्न करते हैं। ठीक है, तो यार कोई भी ट्रेडर को यह जानना चाहिए ना बच्चे कि भाई हमारे पास जो स्टॉक रखा हुआ है, हमारे पास स्टॉक जो रखा हुआ है उसका रियल मोनेटरी वैल्यू क्या है, उसका रियल मोनेटरी वैल्यू क्या है। सपोज दैट छोटा ट्रेडर भी यह जानना चाहेगा यार कि भाई हमारे पास जो स्टॉक हमने खरीदा था, कितना का स्टॉक बिक गया और कितना का स्टॉक रिमेनिंग बचा हुआ है, जिसके लिए हम लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं। कभी कभी अकाउंटिंग यूजर्स भी, अकाउंटिंग का यूजर्स आपने 11th बेसिक में पढ़ा था, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। तो अकाउंटिंग यूजर भी स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, स्टॉक का मोनेटरी वैल्यू को जानने के लिए वैल्यूएशन करते हैं। जैसे में अभी हमारे करेंट फाइनेंशियल पोजीशन में स्टॉक का क्या वैल्यू है। बात करें ऑडिट के लिए भी आपका स्टॉक वैल्यूएशन होना जरूरी है। तो आप समझते हैं, यहां तक आपको पता चल गया कि हम लोग स्टॉक हमारा होता क्या है, साथ साथ स्टॉक का वैल्यूएशन क्या करते हैं। देखिए इधर समझिएगा, इन्वेंट्री आपका हैवी वैल्यू ऑफ करेंट एसेट्स होता है। क्योंकि यार अगर बाकी एसेट्स के कंपैरिजन में अगर करेंट एसेट्स को देखा जाए, तो आज कोई भी बड़ा ट्रेडर गुड्स के साथ ही डीलिंग कर रहा है, उसके पास लॉट ऑफ स्टॉक होता है और सोचता है कि भाई लॉट ऑफ स्टॉक को प्रोडक्शन करेंगे, लॉट ऑफ स्टॉक मंगाएंगे और उसी को बेच करके यार हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो अदर एसेट्स के कंपैरिजन में करेंट एसेट एक अपने में बहुत बड़ा फॉर्म होता है। ठीक है, बात करें पर्पस इसका सेलिंग होता है। हम लोग सोचते हैं कि भाई जितना ज्यादा हमारा मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, हम उतना ज्यादा स्टॉक का मैन्युफैक्चर करेंगे, उतना ज्यादा स्टॉक हम मंगाएंगे और डीलिंग करेंगे उतने गुड्स का, तो हमारा प्रॉफिट भी जनरेट होगा। अब आप देखिए बच्चे कि आपका जो एसेट्स है, इन्वेंट्री होता है, वह किस किस फॉर्म में होता है, समझते चलिएगा, स्लोली बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहला होता है आपका रॉ मटेरियल। सबसे पहला क्या होता है आपका? रॉ मटेरियल। अगर हम रॉ मटेरियल के बारे में बात करें, अगर हम रॉ मटेरियल के बारे में बात करें, तो रॉ मटेरियल मतलब यार हम बोलते हैं कच्चा सामान जो हम यूज नहीं कर सकते, कंज्यूमेबल गुड्स के आधार पे वो नहीं है। जैसे जमीन से निकला हुआ, एक्सट्रैक्ट किया हुआ आपका क्रूड ऑयल कहीं यूज नहीं हो सकता है जब तक वो रिफाइन करके अलग अलग फॉर्म में नहीं बटेगा। क्रूड ऑयल का कहीं भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो यह आपका होता है रॉ मटेरियल, वैसा गुड्स जिसका अभी काम करना बाकी है, उस पर काम करने के बाद वह यूज फॉर्म में आएगा। दूसरा होता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, आपने रॉ मटेरियल नहीं छोड़ा, आपने उस पर कुछ ना कुछ काम किया है, उसमें इंप्रूवमेंट कर दिया है, उसमें आपने बदल दिया उसके फॉर्म को, वह आपका वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड्स
कंज्यूम्ड गुड्स के नाम से, देखिए ध्यान से, जो गुड्स हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं यार भाई, अब यूज करने के, जैसे अगर बाबा रामदेव अश्वगंधा, तुलसी, मुलेठी, नमक, जो भी बोलते रहते हैं यार कि हम दंत कांति के लिए मिला रहे हैं, ठीक है, तो वह उनका रॉ मटेरियल हो गया। लेकिन जब सबको एक जगह मिक्स कर दिए, ठीक है, अब उसको पेस्ट बनाने के लिए एक जगह क्या कर दिए, मिक्स कर दिए, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, वह क्या कहलाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन जब पेस्ट बन के तैयार हो गया तो हम बोलेंगे सर जी वह फिनिश गुड्स हो गया, वह क्या हो गया, आपका फिनिश गुड हो गया। तो यहां पे इन्वेंट्री का अलग अलग फॉर्म बचे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरा फिनिश गुड। समझ में आ गया। चलिए आगे हम बात करते हैं, थोड़ा समझिएगा। यहां देखिए, बात करते हैं असाइनिंग मोनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स या स्टॉक। क्या होता है, हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, इन्वेंट्री और वैल्यूएशन दो अलग अलग टर्म था। हमने आपको इन्वेंट्री बता दिया कि इन्वेंट्री आपका क्या होगा, वैल्यूएशन क्यों करते हैं, लेकिन यहां पे वैल्यूएशन, असाइनिंग मोनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स या स्टॉक, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। मतलब जो स्टॉक हमारे पास है अवेलेबल, जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, वह स्टॉक का मोनेटरी वैल्यू क्या होगा, उस स्टॉक का मोनेटरी फाइनेंशियल वैल्यू क्या होगा, इकोनॉमिक वैल्यू क्या होगा, उसको हम लोग बोलेंगे आपका मोनेटरी वैल्यू, मतलब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, देखिए इन हैंड एट द फाइनेंशियल ईयर, साल के अंत में जब भी हम निकालेंगे, आप यह चीज नोटिस कीजिएगा कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स फॉर्म में लिखाता है। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के सेट में तो बिना फॉर्मूले तो लिखते हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक इतना मोनेटरी वैल्यू में लिखते हैं। तो इसलिए हम लोग वैल्यूएशन करते भी हैं अपने स्टॉक का कि हमारे पास बचा हुआ स्टॉक कितना है, हमारे पास बचा हुआ जो स्टॉक है वैल्यू उसका क्या होगा। देखिए, देयर मस्ट बी मेजर्ड दोज इन्वेंट्रीज एज वेयर हुज इकोनॉमिक वैल्यू इज मेजर्ड। जैसे वह इन्वेंट्री को हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं जिसका इकोनॉमिक वैल्यू, मोनेटरी फॉर्म में उसका वैल्यू को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री। देखिए मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री की, अगर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, अगर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सर किस वैल्यू पे हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, सर कौन सा वैल्यू होगा जिस पे हम अपने इन्वेंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पे आपका देखिए पहला होता है आपका पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, ये पहले से शुरुआती टाइम से ये चलता था, क्योंकि बात करें बच्चे भारत में व्यापार ज्यादा बड़ा नहीं था, हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर से बिलोंग करते थे, लोग व्यापार के बारे में नहीं जानते थे, तो ट्रेड भी हमारा बहुत स्मॉल था। ठीक है, तो पहले जो कॉन्सेप्ट फॉलो होता था हिस्टोरिकल टाइम पे, जो कॉन्सेप्ट फॉलो होता था रिकॉर्ड करने का इन्वेंट्री का, वो था आपका पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। बहुत कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट इसमें से, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का सर पीरियोडिक क्या है, परपेक्चुअल क्या है, क्या है क्या है क्या है, लेकिन यार आपको ज्यादातर न बच्चे पढ़ना है आपको परपेक्चुअल से, लेकिन यह समझना भी तो जरूरी है ना, कोई पूछ देगा तो कैसे बताएंगे। देखिए पीरियोडिक वाले में स्टॉक हमारा कब आ रहा है कब जा रहा है हम नहीं लिखेंगे, सिंपली हम लोग एक तरीका यहां मेजर करते हैं, वो आपका कि काउंट कर लो भाई, बचा हुआ स्टॉक कितना, जाके गिन के आओ कितना बेचा मिला दो, हो जाएगा आपका स्टॉक का वैल्यूएशन हो जाएगा, इतना का स्टॉक बचा हुआ है। और अभी भी स्मॉल बिजनेसमैन ये मेथड को फॉलो करते हैं क्योंकि उनके पास लिमिटेड स्टॉक रहेगा। लेकिन अभी आज के टाइम पे यार जहां बिजनेस ग्लोबली हो गया है, अगर लोग बोलेंगे भाई हाथ से काउंट करते चल जाओ, जाओ यार 4 गो स्टाफ के लेकर के और काउंट कर दो कितना स्टॉक है, तो यह पॉसिबल नहीं है, नहीं ना पॉसिबल है। तो यहां पे आपका पीरियोडिक वाले में वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करते हैं थ्रू फिजिकल काउंट, थ्रू फिजिकल काउंट। चार अगर मान के चले मेरे पास 5 गोडाउन था, बोले देखो 5 गोडाउन में सामान है, जाओ लॉट सारा लॉट गिन के आओ। अब एक दो कर्मचारी गया, सर जी हम जाके गिन देते हैं क्योंकि बैठना कुछ नहीं करना, काउंट करना है। तो काउंट किया, गलती से कोई काउंट छूट गया तो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि यह अचानक से करते हो, ऐसा नहीं कि आ रहा है तब देखे, जा रहा है तब मैच किए। ये एक अपना वैल्यूएशन, भाई ओपनिंग स्टॉक आ गया बेचो आराम से जब तक बेच सकते हो, फिर लास्ट में कहीं किसी दिन मन बन गया चलो एक ड्यूरेशन बांध देते हैं, आज जाके स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे, स्टॉक जाके काउंट करेंगे कितना स्टॉक बचा है, जाके देख के आओ। तो यहाँ पे एक्यूरेट जो है वो दिक्कत है। ठीक है,
यूज बाय अ स्मॉल स्केल बिजनेस, अभी जस्ट बताएं कि छोटा व्यापार रहेगा, स्मॉल बिजनेस रहेगा तो वहां पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़े बिजनेस के लिए यह बहुत ज्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो सोचेंगे यार कितना लोगों को लगा दे तब काउंट होगा, और पैसा भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये कॉस्ट यार समझ रहे हैं, एक बंदा कितना काउंट करेगा, और जहां पे आपका बिजनेस ग्लोबली है तो कितने सारे लोगों को लगाना पड़ेगा आपको इन्वेंट्री को काउंट करने के लिए। तो ये डिफिकल्ट है, साथ साथ ज्यादा कैश इसमें लग जाएगा या मोर एक्सपेंडिचर लग जाएगा इसमें। यूज फॉर्मूला फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, यहाँ पे क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पे याद देखा जाता है कि भाई हमने ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या था, हमने परचेज और क्या किया, नेट परचेज जिसको बोल सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमने शुरुआत में हमारा स्टॉक किया था, हमने और परचेज करा था और इतना का सामान बेच दिए, तो भाई हमारा बचल जो स्टॉक है ना, हमारा स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया, इतना स्टॉक बचा हुआ। अब इसमें वेस्टेज भी आ जाता है, कहीं कोई खराब हो गया, चोरी हो गया, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल मेजरमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है, और डिफिकल्टीज भी है। तो यहाँ पे इसके कंपैरिजन में मॉडर्न सिविलाइजेशन में, आज के टाइम में, आधुनिक टाइम में आपका ये नहीं बल्कि परपेचुअल चल रहा है। ज्यादातर इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम के लिए परपेचुअल इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड का यूज किया जा रहा है। क्यों यार, आज का व्यापार देखता है भाई, हर बार हर ट्रांजैक्शन को काउंट करना है, क्योंकि कुछ भी मिस नहीं करेंगे, एक्चुअल रिपोर्ट देना है, ऑडिट करवाना है और एक्चुअल रिपोर्ट देना है। तो वहां पे आपका यहाँ पे इन्वेंट्री सिस्टम जो परपेचुअल, परपेचुअल वाले में देखिए इधर, देयर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, हम यह भी एक मेथड है आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करने का। आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, भैया सामान आया तब लिखो, सामान इशू किया तब लिखो, क्लोजिंग बैलेंस अब क्या बचा तब लिख दो। क्लियर, गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं होगा। कोई चोरी हो गया तब भी यहां पता चल जाएगा, कोई लॉस हो गया तब भी यहां पता चल जाएगा, यहां पे गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं। क्या कर रहे हैं, जब सामान आया तब लिखो, जब इशू किए तब लिखो, जब बचा हुआ बैलेंस उसी समय लिख दो, तो यहां पे गड़बड़ होने का चांस नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियल प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, मेंटेन प्रॉपरली हो रहा है, हम कोई भी ट्रांजैक्शन को नहीं छोड़ रहे, जब आ रहा है तब लिख रहे हैं, जब जा रहा है तब लिख रहे हैं, बेच रहे हैं तब लिख रहे हैं, स्टॉक वेस्टेज हो गया तब लिखा रहा है, रिटर्न हो गया वो भी लिखाएगा। तो यहाँ पे हमारा मेंटेन हो रहा है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, गड़बड़ होने का चांसेस ही नहीं है। क्लियर, उसके बाद बात करें बच्चे पर प्रीपेड स्टोर लेजर अकाउंट, यही तो पूरा काम करेगा ना यार, प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट। हम लोग स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए, हम लोग स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम परपेचुअल में स्टोर लेजर अकाउंट को बनाते हैं, और स्टोर लेजर अकाउंट में ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि सर यहाँ पे हमारे स्टोर में जो स्टॉक आ रहा है और जो जा रहा है और बचा हुआ वैल्यू क्या है, वह हम लोग स्टोर लेजर अकाउंट में दिखाते हैं। पक्का, कौन कौन सा मेथड बताएं, यहां देखिए, पीरियोडिक और परपेचुअल, पीरियोडिक और परपेचुअल। पीरियोडिक अब नहीं चल रहा उतना, परपेचुअल ज्यादा चल रहा है, क्योंकि ट्रेड बड़ा हो गया, व्यापार बड़ा हो गया, काम करने का, स्टॉक आने जाने का तरीका बदल गया, तो यहां पे परपेचुअल ज्यादा फॉलो हो रहा है। क्लियर, अब आगे देखिएगा बच्चे, अब आता है आपका कि सर जी मेथड, जो स्टोर लेजर अकाउंट बनाएंगे तो वहां भी मेथड है, स्टोर लेजर अकाउंट में भी मेथड है। मेथड को पहले जान लीजिए और फिर एक 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 करके सारे के बारे में समझेंगे और एग्जांपल दे दे के बताएंगे। और यार चैनल लग रहा है कि हेल्पफुल है सर का वीडियो, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो यार सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। कोई फ्रेंड कॉमर्स में बचना नहीं चाहिए, हर किसी के फोन में इन्वेंट्री पढ़ रहा है तो वीडियो दिखना ही चाहिए उसे, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक टास्क मेरे तरफ से। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां बात करें बच्चे, सबसे पहला होता है आपका फीफो मेथड, इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने का स्टोर लेजर अकाउंट में पहला होगा फीफो मेथड। फीफो, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वही पहले जाएगा। यार दुनिया से जाने का बात नहीं हो रहा है, स्टोर का बात हो रहा है
कि जो स्टॉक, जो मटेरियल, जो गुड्स हमारे पास पहले आया है हम उसे पहले बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? हो सकता है उसका नेचर पेरिसेबल होगा, सड़ने गलने वाला होगा, तो भाई जो पहले आया उसको पहले बाहर करो, अगर रखा हुआ रह जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो यहां पे फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वह पहले जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे नेक्स्ट बात करें बच्चे, लिफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यार स्टोन है, पत्थर है, क्रिस्टल है, डायमंड है, ज्वेलरी है, खराब होने का चांस नहीं है भाई। अब एक डब्बा में अगर हम रख दिए, सपोज डेट बात करें, यहां देखिएगा लिफो वाले में एक डब्बा में अगर हम भर के रख दिए तो क्या करेंगे? नहीं भैया, जो पहले खरीदो तो वही आपको देंगे, पूरा डब्बा को पलटेंगे या फिर जो ऊपरे में है वो निकाल के दे देंगे, ऊपर वाला निकाल के देंगे, आसान होगा, पूरा डब्बा पलटने का जरूरत नहीं है। दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिरी में आया है उसे पहले बेच दो, जो आखिरी में आया उसे पहले बेच दो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। समझ में आ रहा है? सब्सक्राइब कीजिए यार, कॉन्फिडेंस इसी से बढ़ेगा, लाइव क्लासेस में आपको बताएंगे डाउट आपके। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करें मीफो मेथड के बारे में, मिनिमम इन फर्स्ट आउट। देखिए, जिस रेट का क्वांटिटी सबसे कम होगा भैया, जिसका पैसा सबसे कम है अभी मार्केट में, वही इशू करना। जिस क्वांटिटी को तुमने खरीदा था, तुम जिस क्वांटिटी को परचेज किए थे सबसे कम रेट पे, अभी मार्केट में उसी को इशू करना है सबसे पहले। दैट इज मीफो, मिनिमम इन फर्स्ट आउट, जिस रेट में, सबसे कम रेट में जिस क्वांटिटी को पहले परचेज किया उसे पहले विड्रॉ कर दो, दैट इज मीफो। उसके बाद बात करें हिफो, HIFO, हाइजेस्ट इन फर्स्ट आउट, जिस क्वांटिटी का पैसा ना भाई ज्यादा में खरीदे थे, जिसका इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा था, अब उसे इशू कर दो, दैट इज हिफो मेथड। समझ में आ रहा है यार? फाउंडेशन में हो, BBA वाले हो, BCom वाले हो, MBA वाले हो, पढ़ना सबको है, तो यार बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। समझ में आ रहा है? कमेंट भी करें कि सर ने कैसा बताया। आगे उसके बाद आपका आता है सिंपल एवरेज मेथड, स्टॉक का एक एवरेज प्राइस वैल्यू निकालेंगे और उस पर हम इशू करेंगे। एवरेज प्राइस मेथड, वेटेड वाले में वेटेड वैल्यू निकालेंगे, वेट के हिसाब से एवरेज प्राइस निकालेंगे और उस पे गुड्स को इशू करेंगे, सारा प्रैक्टिकल बताएंगे। फिर आपका होता है बेस स्टॉक मेथड, यहां पे हमको पूरा स्टॉक विड्रॉ नहीं करना है, यहां पे बेस स्टॉक मेथड खास है। आपके एग्जाम में ना फीफो से आ जाएगा, लिफो से आ जाएगा, वेटेड आ जाएगा, सिंपल एवरेज आ जाएगा, बेस स्टॉक भी आएगा। ठीक है, देखिए इधर हम बीबीआई बोले थे, बहुत बड़का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक रहा है। ठीक है, अभी बीबीआई तो आपके अनुसार से ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए समझिएगा, जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं शुरुआत से उनको भी पढ़ा देंगे। कैसे? TTP कोर्स ठेल ठाल के पास का यार, आइए प्रॉपरली पढ़िए, शॉर्ट क्वेश्चन आपके बताएंगे और वो आपके एग्जाम के लिए तैयारी करवा देंगे। ठीक है, तो TTP बैच वाले भी पहुंच जाइए ब्रांच पे। देखिए इधर बेस स्टॉक मेथड, यहां पे आपको ना एक प्रॉपर स्टॉक प्रॉपर मेंटेन करके रखना पड़ता है हमेशा। जैसे आपको बोल देगा कि बेस स्टॉक 200 है, बेस स्टॉक 300 है, तो आपको हमेशा पूरा स्टॉक नहीं निकालना पड़ेगा, आपको एक बेस स्टॉक मान लेना है कि हमको हर हाल में इतना स्टॉक मेरे इन्वेंट्री में होना ही चाहिए। कभी भी हम नील नहीं करेंगे, बेस स्टॉक रख के निकालेंगे। मतलब इमरजेंसी के टाइम के लिए कोई भी ऐसा कंडीशन हो सकता है, तो यह आपका बेस स्टॉक मेथड हो जाएगा, जिसमें एक मिनिमम स्टॉक हमेशा मेंटेन करके चलेंगे। यह सारा मेथड है, सारे के लिए पूछेगा। चलेंगे आज के क्लास में हम लोग यहां तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग सीखेंगे फीफो मेथड के बारे में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इंपॉर्टेंट होगा और क्वेश्चन के साथ बताते चलेंगे, आपका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, बाय, सी यू।